हेलो, स्वागत है आप सभी का जीएस विद नमाज के ज्योग्राफी क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन पर अगर आपको कोई भी डाउट हो, इंडिया साइज एंड लोकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप उसे अपने हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। जो भी डाउट्स होंगे आपको अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी क्लास 9 की जो भी टेक्स्ट बुक है, पूरी टेक्स्ट बुक इंडिया से ही रिलेटेड है। अगर हम बात करें एक एक चैप्टर की, तो फर्स्ट चैप्टर जैसे हमने पढ़ा था इंडिया साइज एंड लोकेशन, वहीं हमारा जो सेकेंड चैप्टर आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। थर्ड चैप्टर वैसे ही इंडिया के ड्रेनेज पैटर्न से रिलेटेड है। फोर्थ चैप्टर इंडिया के पॉपुलेशन से रिलेटेड हो सकता है। फिफ्थ चैप्टर वैसे ही आगे और हम देखेंगे जिसमें हम नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया पर बात करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी ज्योग्राफी क्लास 9 का जो सेकेंड चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पर बात करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हमने फर्स्ट चैप्टर में जैसे पढ़ा था और हमने बताया भी था आपको कि इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, यानी इंडिया जो है, हमारा जो हिंदुस्तान है, वह बहुत बड़ा देश है। और बड़ा देश होने के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं भी पाई जाती हैं। हमने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि इंडिया में चाहे वह लैंग्वेज हो, रेस हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, हर एक चीज़ में डाइवर्सिटी नज़र आती है। वैसे ही जैसा कि इंडिया के लैंग्वेज में विविधता देखी जाती है, यानी भाषा में भी विविधता है, भाषा के साथ साथ धर्म में भी विविधता है, जाति में भी विविधता है, और बहुत सारे काम जो है इंडिया के लोग जो करते हैं, हर एक चीज़ में विविधताएं नज़र आती हैं। इतनी विविधता विश्व के किसी भी देश में नहीं देखी जाती है। वैसे ही अगर हम बात करें इंडिया के फिजिकल फीचर्स पर, तो जिस प्रकार इंडिया की जो और डाइवर्सिटी आप देखते हैं, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को भी देखना है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वह फिजिकल फीचर के मामले में भी, यानी जो इंडिया का जो टोपोग्राफी है, फिजिकल टोपोग्राफी है, उसमें भी उसी प्रकार की विविधता देखी जाती है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर माउंटेन्स भी हैं, माउंटेन्स के साथ साथ प्लेट्यूज भी हैं, प्लेन्स भी नज़र आते हैं, प्लेन्स के साथ साथ डिजर्ट भी देखे जाते हैं, कोस्टल एरियाज भी मौजूद हैं, और साथ साथ जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था आइलैंड के बारे में, यानी इंडिया के पास 2 आइलैंड भी मौजूद हैं, जिनमें अनेकों संख्या में छोटे छोटे आइलैंड भी देखे जाते हैं। यानी इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो न सिर्फ लैंग्वेज बेस पे है, रिलीजन बेस पे है, कास्ट बेस पे है, बल्कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वह फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में भी वह डाइवर्सिटी नज़र आती है। किस प्रकार नज़र आती है, तो हम जरा देख लेते हैं क्या है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जो डाइवर्सिटी इंडिया के फिजिकल फीचर में देखी जाती है। पहला हम देख लेते हैं, क्योंकि इंडिया के पास माउंटेनस एरियाज भी हैं, यानी माउंटेन्स भी हैं। माउंटेन के साथ साथ प्लेट्यूज भी इंडिया के फिजिकल फीचर्स में नज़र आते हैं, प्लेट्यू एरिया भी हैं। प्लेट्यू के बाद से प्लेन्स, प्लेन्स के बाद हम देख लेते हैं डेजर्ट एरिया भी इंडिया के पास मौजूद है। डेजर्ट के बाद से कोस्टल एरियाज, कोस्टल प्लेन्स, और अंततः जो है आइलैंड भी इंडिया के पास मौजूद है, आइलैंड। चलिए एक एक करके हम इस चैप्टर में, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के इस चैप्टर में एक एक करके सभी पर नज़र डालेंगे, माउंटेन से लेकर और आइलैंड तक एक एक कर सभी पर नज़र डालेंगे। और बहुत ही यह जो चैप्टर है, आप सभी जो भी क्लास 11 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर बीए की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, आपको यह वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वह एसएससी से हो या फिर आप यूपीएससी से हो। यूपीएससी में भी मैंने 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स में मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, उसी चैप्टर से 2 सवाल पूछे गए थे सॉलिस्टाइस से रिलेटेड।
विंटर सोलिस्टाइस, समर सोलिस्टाइस, जिससे 2 सवाल पूछे गए थे और बहुत खुशी हुई थी कि हमारे वीडियो से जिन्होंने भी देखा था, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आए जिसमें बताया गया कि सर आपने जो मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ क्लास 6 का चैप्टर पढ़ाया था उससे 2 क्वेश्चंस मिले थे। तो ऐसे ही आप हर एक वीडियो देखा करिए जिससे आपकी जो नॉलेज होगी वह और भी इफेक्टिव हो सकेगी और भी प्रोडक्टिव हो सकेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं माउंटेनस एरियाज से। अगर हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं जिसमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड, ये सारे एरियाज जो है इंडिया के टोपोग्राफी, फिजिकल टोपोग्राफी में नज़र आते हैं। आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स जो है वह माउंटेनस एरियाज हैं, कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो प्लेट्यूज हैं, कौन कौन से पार्ट प्लेन्स में नज़र आते हैं, डेजर्ट किधर मौजूद है, आइलैंड किधर मौजूद है और कोस्टल एरियाज कौन कौन से एरियाज में हमारे आते हैं। इस मैप में आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद से अगर हम फिजिकल फीचर के वैरायटी की बात करें जिसमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो इंडिया की जो फिजिकल फीचर है जिसमें माउंटेन नज़र आ रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स नज़र आ रहे हैं, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी चीज़ है वह यह जानने की है कि जो माउंटेन्स हैं और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये जो टोपोग्राफी है इंडिया की, ये जो फिजिकल फीचर है, कौन कौन से, माउंटेन्स और प्लेन्स, माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स, ये जो टोपोग्राफी है वह रिसेंट लैंडफॉर्म्स हैं। यानी इनका जो उद्भव और विकास हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा देरी नहीं हुई है। यानी ये रिसेंट लैंडफॉर्म्स हैं। कौन कौन से रिसेंट लैंडफॉर्म्स हैं आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रा। तो रिसेंट लैंडफॉर्म्स में नज़र आते हैं कौन कौन से, माउंटेन्स यानी हिमालयन माउंटेन सिस्टम और नॉर्दर्न प्लेन्स। ये जो 2 लैंडफॉर्म्स हैं इनको हम रिसेंट लैंडफॉर्म्स कहते हैं। वहीं जो सबसे ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है, जो ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है वह है प्लेट्यूज। कौन है, प्लेट्यू। यानी प्लेट्यू जो है ओल्ड लैंडफॉर्म है और माउंटेन्स और प्लेन्स या रिसेंट लैंडफॉर्म है, रिसेंट लैंडफॉर्म। ओल्ड और रिसेंट में एक और चीज़ नज़र आती है यहाँ पर देखने के लिए जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछी जाती है। ओल्ड के साथ साथ जो प्लेट्यू वाला जो भाग है हमारे इंडिया का वह सबसे स्टेबल माना जाता है। यानी इसमें बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी नहीं देखी जाती है। यानी जो प्लेट्यू वाला पोर्शन है हमारे इंडिया का वह क्या है, एक तरीके से स्टेबल लैंडफॉर्म है। और जो माउंटेन है यानी हिमालयन माउंटेन सिस्टम है वह अनस्टेबल जोन माना जाता है। हिमालयन माउंटेन सिस्टम को क्या माना जाता है, अनस्टेबल माउंटेन सिस्टम माना जाता है। क्योंकि अनस्टेबल, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही BBC न्यूज़ देख रहा था, उसमें मुझे यह जानकारी मिली कि जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है वह पर ईयर के हिसाब से कुछ सेंटीमीटर और ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यानी उसकी जो चोटी है, माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वह और भी बड़ी होती हुई नज़र आ रही है। अभी फ़िलहाल 8,848 था और कुछ बढ़ गया है और भी धीरे धीरे वह बढ़ते हुए नज़र आ रही है। उसके भी पीछे एक रीज़न है, वह रीज़न आपको बाद में चल करके बताया जाएगा। तो अभी तक हमने ये देखा कि हिमालयन माउंटेन सिस्टम, प्लेट्यू, प्लेन्स, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल गई। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हिमालयन माउंटेन सिस्टम पर। हिमालयन माउंटेन सिस्टम, हिमालयन माउंटेन सिस्टम, एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से डीप नॉलेज हम लेंगे जिससे आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। पहला जो हमारा फिजिकल फीचर जो हम बात कर लेते हैं, माउंटेन। माउंटेन पर सीधा हम ये लिखते हैं हिमालयन माउंटेन सिस्टम, हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। हिमालयन माउंटेन सिस्टम की जो सबसे बड़ी खासियत है, इसके लिए बहुत सारे थ्योरीज दिए गए जिसमें OH के स्पेट, DN वाडिया, S बुर्राट, यूलैग्नर इत्यादि जो
जियोग्राफर्स हुए, जियोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दिए किसको लेकर के, तो हिमालय के इवोल्यूशन के लेकर के, यानी हिमालयन माउंटेन सिस्टम के इवोल्यूशन पर बहुत सारी थ्योरीज दी गई, जिसमें जियोसिंक्लाइनल थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सबसे फेमस हुई, सबसे महत्वपूर्ण हुई। तो जियोसिंक्लाइनल थ्योरी और जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उस पर भी बात करेंगे। तो जो हिमालय का जो इवोल्यूशन हुआ उसको जो हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के रूप में हम देखते हैं, जिसमें कहा जाता है कि हिमालयन माउंटेन सिस्टम का जो उद्भव और विकास हुआ वह इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण हुआ। किसके टकराव के कारण? तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट हुआ ऐसा कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में टकराव होती है, यानी यह इंडियन प्लेट है और यह यूरेशियन प्लेट है। यह दोनों आपस में टकराते हैं, इन दोनों का कन्वर्जेंस होता है, और जैसे ही इनका कन्वर्जेंस होता है, जो इंडियन प्लेट है जो कि बहुत ज़्यादा थिक है, यानी इसमें प्लेट में भी कुछ आप अगर सिंपल लाइफ में भी अगर देखें तो कुछ प्लेट जो आपके घर में होते हैं कुछ हल्के होते हैं, कुछ भारी होते हैं। जो भारी होगा हल्के प्लेट को दबा देगा। वैसे ही हमारे पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स होते हैं उनमें भी वेरिएशंस देखे जाते हैं। कुछ जो प्लेट्स होते हैं वह ज़्यादा ठीक होते हैं, ज़्यादा उनके पास ताकत होती है, वह ठीक होते हैं, मोटे होते हैं, और कुछ जो प्लेट्स होते हैं वह थोड़े वीक होते हैं। वैसे ही ये जो इंडियन प्लेट है वह ज़्यादा स्ट्रांग है, इंडियन प्लेट ज़्यादा स्ट्रांग है और यूरेशियन प्लेट थोड़ा वीक है। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जब कन्वर्जेंस होता है तो इंडियन प्लेट क्या करता है, अपना प्रभुत्व को जमाने के लिए यूरेशियन प्लेट में ऐसे सबडक्ट हो जाता है, यानी यूरेशियन प्लेट में धंस जाता है। और जैसे ही इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में सबडक्ट होता है, धंसता है, यूरेशियन प्लेट का एक भाग जो है ऊपर की तरफ उठ जाता है, और वहीं से इवोल्यूशन होता है हिमालयन माउंटेन सिस्टम का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमालयन माउंटेन सिस्टम क्या है, तो फोल्डेड माउंटेन है, यूथफुल टोपोग्राफी है। ठीक है, हिमालयन माउंटेन सिस्टम का जो है क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अब इसको देख लेते हैं। तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम क्या है, सबसे यूथफुल है, इसीलिए तो हम कहें कि रिसेंट लैंडफॉर्म है। रिसेंट लैंडफॉर्म होगा यानी यूथफुल टोपोग्राफी है। ठीक, यूथफुल टोपोग्राफी के साथ और क्या क्या देख सकते हैं, तो हाई माउंटेन पीक्स यहाँ पे देखी जाती हैं, हाई माउंटेन पीक्स। ठीक, हाई माउंटेन पीक्स, यूथफुल टोपोग्राफी, और यूथफुल टोपोग्राफी के साथ साथ ये जो माउंटेन सिस्टम होते हैं या फोल्डेड माउंटेन सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं, फोल्डेड। जैसा कि मैंने बताया कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में धंस जाता है और यूरेशियन प्लेट का एक भाग ऊपर की तरफ उठ जाता है, यानी वही फोल्ड कर जाता है, यूरेशियन प्लेट फोल्ड कर जाता है, जिससे क्या होता है कि माउंट एवरेस्ट का हिमालयन माउंटेन सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा हिमालयन माउंटेन सिस्टम, जो क्या है, यूथफुल टोपोग्राफी है, इसकी हाई माउंटेन पीक्स नजर आते हैं, और यह क्या है, फोल्डेड माउंटेन सिस्टम है। बार बार पूछा जाता है विच ऑफ द माउंटेन सिस्टम्स आर यूथफुल आर फोल्डेड। तो अगर यूथफुल और फोल्डेड की बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपका, हिमालयन माउंटेन्स, जो क्या है, यूथफुल है, हाई माउंटेन पीक्स भी देखे जाते हैं, और क्या है, फोल्डेड माउंटेन्स हैं। ठीक, फोल्डेड माउंटेन के पीछे का भी रीज़न हमने बता ही दिया आपको। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं हिमालयन माउंटेन सिस्टम को देखते हैं। तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम क्या है, एक चेन है माउंटेन्स का। चेन, आपके साइकिल में चेन होगी, आप देखते ही होंगे, छोटी छोटी गोटी मिल करके क्या करती है, आपस में छोटी छोटी गोटियां मिल करके और एक पूरा चेन बनाती हैं। वैसे ही हिमालयन माउंटेन सिस्टम में भी छोटी बड़ी ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स मिल करके एक पूरा चेन बनाते हैं, एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं हिमालयन माउंटेन सिस्टम। अब हिमालयन माउंटेन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम जो है एरिया में बहुत बड़ा है, एरिया में बहुत बड़ा है। कैसे, तो एरिया में इस रूप में बड़ा है कि यह
इसका जो बाउंड्री है, बाउंड्री पर बात कर लेते हैं। हिमालयन माउंटेन सिस्टम की जो बाउंड्री है वह ईस्टर्न पाकिस्तान से लेकर के ईस्टर्न पाकिस्तान से लेकर के और वेस्ट में म्यांमार तक फैली हुई है। वेस्ट में कहाँ तक फैली हुई है? म्यांमार तक फैली हुई है। ठीक है, कहाँ तक फैली हुई है? वेस्ट में म्यांमार तक फैली हुई है। टोटल जो इसका लेंथ है वह लगभग 2500 किलोमीटर माना जाता है। कितना माना जाता है? 2500 किलोमीटर टोटल लेंथ है। किसका? हिमालयन माउंटेन सिस्टम का टोटल लेंथ। देखिए आपके किताबों में थोड़ी बहुत वेरिएशंस भी नज़र आती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर 2500 किलोमीटर लिखा हो तो हर एक किताब में 2500 किलोमीटर लिखा हो। ठीक है, इनमें जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत बदल जाती हैं अलग अलग किताबों में। हमने जो पढ़ा उसमें 2500 किलोमीटर था। आपके बुक में भी आप देख लीजिए, यह हालांकि 2500 किलोमीटर तक ही फैली हुई हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसके विड्थ की, ये तो हमारी लंबाई हो गई कि ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान से लेकर के वेस्ट में पूरा म्यांमार तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई में भी वही वेरिएशंस देखने को मिलती है। कैसे? तो जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम जो है वह वेस्ट में लगभग 500 किलोमीटर चौड़ा माना जाता है। कितना? लगभग 500 किलोमीटर चौड़ा। कहाँ पे? वेस्ट में जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है वेस्ट में लगभग 500 किलोमीटर इसका विड्थ है। 500 किलोमीटर। वहीं जैसे जैसे हम वेस्ट से ईस्ट के तरफ आते हैं तो ईस्ट की तरफ इसकी जो चौड़ाई है वह घट जाती है, इसका जो विड्थ है वह घट जाता है और ईस्ट में लगभग 320 किलोमीटर हो जाता है इसका विड्थ। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना होगा कि वेस्ट में कितनी है और ईस्ट में कितनी है। हिमालयन माउंटेन सिस्टम कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कहाँ कहाँ पे इसकी बाउंड्री है। चलिए इसके बाद से हम देख लेते हैं कि जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम के हिमालयन माउंटेन चेन्स के जो भी पीक्स हैं, जो भी माउंटेन्स हैं छोटे बड़े, जो चेन के रूप में हिमालय को दर्शाते हैं, वह किन किन राज्यों, किन किन देशों में, किन किन देशों से होकर के गुजरते हैं, किन किन देशों में मौजूद हैं। तो सबसे पहले अपने राज्यों पर फोकस कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो इंडिया का मैप है, जो सबसे ऊपरी भाग है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, श्रीनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हिमालयन माउंटेन सिस्टम की भरमार है। कौन कौन से वह राज्य हैं, तो वह राज्य भी देख लीजिए। देखिए ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको नज़र आएगा जम्मू कश्मीर, सबसे पहले देख लीजिए जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी वे इलाके हैं जहाँ पर हिमालयन माउंटेन सिस्टम्स हैं। उत्तराखंड के बाद से आप सिक्किम देख लीजिए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान में भी इसके रेंजेस पाए जाते हैं। भूटान के अलावा और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, जिनमें भूटान के अलावा अगर हम देखें तो नेपाल है। नेपाल जो हिमालय नेपाल के लिए ही माना जाता है, नेपाल में इसके बहुत सारे रेंजेस हैं, तो नेपाल, ठीक है। भूटान और नेपाल जो अलग देश हैं, आप इसमें भी देख लीजिए, एक्सेट्रा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होगा कि जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है वह किन किन राज्यों में देखी जाती है। इसके बाद एक और चीज़ जो हमें देखनी चाहिए, किस रूप में, तो हमारे परीक्षाओं के रूप में, ठीक है। परीक्षाओं में ये सारे सवाल पूछे जाते हैं कि सिंटेक्सियल बेंडिंग क्या होती है। सिंटेक्सियल बेंडिंग, देखिए जैसे आप अगर एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के बारे में जानते होंगे, क्या होता है एंटीक्लाइन और क्या होता है सिंक्लाइन। देखिए जैसे ही जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के तरफ बढ़ता है और वह एक दूसरे में कन्वर्जेंस होता है, उनका इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में धंस जाती है, यूरेशियन प्लेट थोड़ा सा ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाता है, जिससे फोल्डेड हिमालयन माउंटेन सिस्टम का निर्माण हो जाता है।
वैसे ही, ठीक वैसे ही जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो जब पहाड़, जब लैंडफॉर्म ऊपर की तरफ उठता है तो ये जो ऊपर की तरफ उठने वाला जो लैंडफॉर्म है इसको हम एंटीक्लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीक्लाइन। एंटीक्लाइन। और जो नीचे की तरफ जो पार्ट आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं सिंक्लाइन। सिंक्लाइन। आगे चल करके और ही डिटेल में आपको बताया जाएगा। आपको एक जनरल नॉलेज दी जा रही है कि एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन होता क्या है। तो ये जो ऊपर उठे हुए भाग हैं पहाड़ों पे, उनको एंटीक्लाइन कहते हैं। वही जो डीप वैलीज, गॉर्जेज, ये सारी चीज़ें जहाँ पे नज़र आती हैं वह सिंक्लाइन होता है। ठीक है, तो हमें सिंक्लाइन देखना था कि सिंटेक्सियल बेंडिंग क्या होता है। आप देख रहे हैं कि पहाड़ जैसे ऊपर उठ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऊपर उठ रहा है, नीचे जा रहा है। तो इसमें हमें सिंटेक्सियल बेंडिंग नज़र आती है। और वह कहाँ नज़र आती है? तो वह साउदर्न पार्ट में नज़र आती है। इंडिया के साउदर्न पार्ट में जैसे ही हम इंटर करते हैं वहाँ पे सिंटेक्सियल बेंडिंग नज़र आती है, जहाँ पे नदियाँ क्या करती हैं कि डीप गॉर्जेस, वैलीज, ठीक है, यू शेप्ड वैलीज, वी शेप्ड वैलीज, गॉर्जेज, ये सारी चीज़ें बनाती हैं। कैसे बनाती हैं इस पर भी देख लेते हैं हम। हिमालय क्या है? जो उठे हुए लैंडफॉर्म हैं उन्हीं को पहाड़ कहते हैं। अब ये जो पहाड़ हैं, पहाड़ से जो नदियाँ निकलती हैं, पहाड़ से अगर नदी निकल रही है तो नदी का जो स्पीड होगा फ्लो करने का, बहने की जो स्पीड होगी वह काफ़ी तेज़ होगी। और वह ऊपर से जब बहेगी तो नीचे आते आते वह बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का भी निर्माण करती है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आते आते वह यू शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली, डीप गॉर्जेज, ये सारी चीज़ें बनाती है। ठीक, तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम में जैसे ही हम साउदर्न पोर्शन को देखते हैं तो वहाँ पे कौन सी ऐसी नदी है जो सिंटेक्सियल बेंडिंग को दर्शाती है, जहाँ पे डीप गॉर्जेज का निर्माण होता है? तो वह जो नदी है वह है इंडस रिवर। कौन है? इंडस रिवर। इंडस रिवर वेस्ट में बनाती है। इंडस रिवर कहाँ पे बनाती है? वेस्ट में इसका सिंटेक्सियल बेंडिंग होता है। और यह सिंटेक्सियल बेंडिंग नंगा पर्वत पे नजर आती है। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ये नंगा पर्वत पे नजर आती है सिंटेक्सियल बेंडिंग। इसके बाद से जैसे ही ब्रह्मपुत्रा रिवर साउथवार्ड जब मुड़ती है, साउथवार्ड जब मुड़ती है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर भी ऐसे सिंटेक्सियल बेंडिंग को दर्शाती हुई नजर आती है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा हिमालयन माउंटेन सिस्टम और वेरियस फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, स्पेशली हिमालयन माउंटेन सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिमालयन माउंटेन सिस्टम के वेरियस लैंडफॉर्म्स पर। यानी हिमालयन माउंटेन सिस्टम को हमने 3 से 4 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से भाग में? तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम को सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय वाले पोर्शन को देखेंगे जो सबसे चोटी पर स्थित है। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय। थर्ड नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं, थर्ड नंबर पर हम पढ़ेंगे लेसर हिमालय। और फोर्थ नंबर पर हम पढ़ेंगे शिवालिक। ठीक है, शिवालिक। तो अगले वीडियो में आप और भी डिटेल्ड जानकारी पाएंगे हिमालयन माउंटेन सिस्टम के बारे में, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे अन्य वीडियोस भी मिलते रहें। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को तो बिल्कुल भी दबाना ना भूलिए, ताकि आपको ऐसे उपयोगी वीडियोस मिलते रहें। कमेंट करके अपने राय रखिए कि आपको और कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, और उसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक भी करना ना भूलिए। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम और भी अच्छे से प्रिपेयर होकर एक एक चीज़ आपको क्लियर करेंगे कि ग्रेटर हिमालय क्या है, लेसर हिमालय क्या है, शिवालिक क्या है और ट्रांस हिमालय किसको कहते हैं। देखते रहिए GS विद नवाज। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।